तो मैं रेफरेंस के लिए कुछ स्क्रीनशॉट्स अपलोड कर रहा हूँ मॉड्यूल के। तो आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान से पढ़ें, आज के लेक्चर में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए स्टार्ट करें। देखो, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होता है हमारे बॉडी में, वो होता है लंग्स से टिश्यू लेवल तक। ठीक है ना। सपोज ये हमारे लंग्स हैं और ये हमारा टिश्यू लेवल है। तो लंग्स से टिश्यू लेवल तक ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होता है। बीच में हार्ट के थ्रू ब्लड गुजर रहा है। अब होता क्या है कि ये लंग्स है जैसे, तो लंग्स से जो ब्लड वेसल ब्लड को लेकर हार्ट तक आती हैं, आपको पता है ये वाली ब्लड वेसल्स कहलाती हैं पल्मोनरी वेन्स। फिर क्या होता है, हार्ट से आर्टरीज निकलती हैं, सिस्टमिक आर्टरीज, जो इस ब्लड को लेकर टिश्यू लेवल तक या ऑर्गन्स तक जाती हैं। तो ये कहलाती हैं सिस्टमिक आर्टरीज। तो ब्लड जो है वो लंग से बाहर निकलता है, लंग से हार्ट में पहुंचता है, हार्ट से सिस्टमिक आर्टरीज इस ब्लड को लेकर टिश्यू लेवल पे पहुंचती हैं। टिश्यू लेवल से को ऑक्सीजन देने के बाद, वहां से CO2 लेने के बाद, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सिस्टमिक वेन्स के थ्रू वापस हार्ट में आता है और सिस्टमिक वेन से फिर पल्मोनरी आर्टरीज, सिस्टमिक वेन से फिर पल्मोनरी आर्टरीज इस ब्लड को लेकर लंग्स में पहुंचती हैं। ऐसा आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है अभी तक मैंने जो बताई है। तो ये पल्मोनरी आर्टरीज है जो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर इधर जा रही है। अब होता क्या है कि लंग्स से ब्लड के अंदर, अच्छा ब्लड में दो चीजें होती हैं दोस्तों, एक मेनली, एक तो होता है आरबीसी। ये देखिए, ये आरबीसी है। और आरबीसी किस में तैर रहा होता है बताइए? तो आरबीसी तैर रहा होता है प्लाज्मा में। तो ये देखिए, ये है प्लाज्मा जिसमें आरबीसी तैर रहा है। ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो होता है ये दो तरीके से होता है। कैसे, वो हम देखते हैं। तो ये तो मैंने एक सर्किट बनाया है, यहाँ आरबीसी है, प्लाज्मा है। आरबीसी के अंदर एक डाइपेप्टाइड होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। इसका भी नाम आपने सुना हुआ है। यही ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में हेल्प करता है। तो दोस्तों आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है। लंग्स में जो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बाहर से ऑक्सीजन आ रही है इन्वायरमेंट से। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है। कितना होता है? अराउंड 104 mmHg। लेकिन दोस्तों जो टिश्यू लेवल है ना, वहां पर तो PO2 कम होगा। कम क्यों होगा? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का कंजम्पशन हो रहा है। तो यहाँ पे PO2 कम होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का कंजम्पशन हो रहा है। और यहाँ पे PO2 होता है 40 mmHg। ठीक है। लंग्स में PCO2 जो है वो कम होता है क्योंकि यहाँ CO2 बाहर निकलती रहती है। कितना होता है? 40 mmHg। जबकि टिश्यू लेवल पे PCO2 ज्यादा होता है। कितना होता है? 46, जो कि एनसीईआरटी में कितना लिखा है? 45। एक ही बात है, हम इसको 46 लेकर पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये हो गया PCO2। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता है, और ये सर्कुलेशन का सीक्वेंस आपको समझ में आया। इस तरह से ब्लड आता जाता है ना। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है, अगर इसको हम देखें तो दो तरीके से ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होता है। करीब 90, करीब 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाती है और इसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। इसके बाद प्लाज्मा सैचुरेट हो जाता है तो उसके अंदर और ऑक्सीजन डिजोल्व नहीं हो सकती। तो बची हुई 97% ऑक्सीजन जो है वो आरबीसी ट्रांसपोर्ट करते हैं। कैसे? कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ सकती है और एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाती है जिसे कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इस तरह से करीब 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। तो एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है, एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं।
और जब इस तरह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ती है तो हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाने वाला जो आयरन है, जो कि फेरस स्टेज में होता है, वो फेरस स्टेज में ही रहता है, वो फेरिक में कन्वर्ट नहीं होता। इसलिए हम इसको ऑक्सीडेशन नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से एफिनिटी है, अट्रैक्शन है। इसे हम कहते हैं O2Hb एफिनिटी। तो इसी की वजह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से एफिनिटी है। इस एफिनिटी को हम कहते हैं O2Hb एफिनिटी, जिसके वजह से एक लूज एसोसिएशन बनाती है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ, और एक लूज कंपाउंड बनता है, एक अनस्टेबल कंपाउंड, जिसे कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है। तो इस तरह से एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के जुड़ सकते हैं। इसी बात को अगर हम क्वांटिटी वाइज देखेंगे तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ज्यादा से ज्यादा 1.34 ml ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विद मैक्सिमम 1.34 ml ऑक्सीजन। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इतनी ऑक्सीजन से जुड़ सकता है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि हमारे 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है? नॉर्मली अवर 100 ml ब्लड contains 15 ग्राम हीमोग्लोबिन। Therefore 100 ml ब्लड ज्यादा से ज्यादा कितनी ऑक्सीजन ले जा सकता है? Therefore 100 ml ब्लड कैन कैरी a maximum of कितना? 15 इंटू 1.34 कितना हुआ? 20 ml ऑक्सीजन। ठीक है, therefore 100 ml ब्लड कैन कैरी a maximum of 20 ml ऑक्सीजन। ठीक है, तो नॉर्मली जो 100 ml ब्लड है वो मैक्सिमम कितनी ऑक्सीजन ले जाता है? 20 ml, इससे ज्यादा ले जा नहीं सकता। तो बताओ अच्छा इस डायग्राम को देख के कि कौन सा वाला 100 ml ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन होगा, इस साइड वाले या इस साइड वाले? तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, जो लंग से बाहर आ रहा है ब्लड, यानी इस साइड वाला ब्लड इसमें होगा, है ना? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें PO2 कितना है? तो आप कहेंगे अभी तो बताया आपने, लंग्स में 104 होता है, तो यहाँ 95 से 104 mmHg होगा, है ना? और अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द O2 कॉन्सेंट्रेशन, तो आप कहेंगे अभी बताया आपने 20 ml पर DL। DL मतलब समझते हैं ना, डेसीलीटर या 100 ml। तो 100 ml ऑक्सीजन मैक्सिमम 20 ml तक ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, 100 ml ब्लड मैक्सिमम 20 ml ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। कैसे कैरी करता है? देखिए, 3% ऑक्सीजन तो यहाँ है, कहाँ? डिजॉल्व इन प्लाज्मा, और 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से यहाँ जुड़ी हुई है, और जो कंपाउंड बना रही है उसको क्या कहा जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रही है। ठीक है, तो O2 कॉन्सेंट्रेशन कितना है यहाँ? 20 ml पर DL। ठीक है, अब यही ब्लड यहाँ पहुंचेगा, देखिए टिश्यू लेवल पे 3% ऑक्सीजन कहाँ है? डिजॉल्व इन प्लाज्मा। 97% ऑक्सीजन कहाँ है? ये आरबीसी से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो होता क्या है कि जितनी ऑक्सीजन लेके आता है ना ब्लड, उतनी सारी नहीं दे देता है। ब्लड जितनी ऑक्सीजन लेके आता है वो सारी की सारी टिश्यू लेवल पे नहीं दे देता है। एक चक्कर जब ये लगाता है तो करीब ना 25% ऑक्सीजन ही टिश्यू लेवल पे देता है नॉर्मली। ज्यादा दे सकता है, लेकिन नॉर्मली ड्यूरिंग वन सर्किट ब्लड डिलीवर्स 25% ऑफ कैरीड ऑक्सीजन, जितनी लेकर आया है उसका 25% ही टिश्यू लेवल पर डिलीवर करता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टिश्यू लेवल पे O2 डिलीवरी कितनी है, O2 कॉन्सेंट्रेशन था 20 ml पर DL, लेकिन टिश्यू लेवल पे O2 डिलीवर कितनी हो रही है? तो आप कहेंगे 5 ml पर DL, क्योंकि 25% ऑक्सीजन ही टिश्यू लेवल पर डिलीवर होती है। ठीक है, इसका मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जा रहा है दोस्तों, जिसके अंदर PO2 जो है वो गिर कर कितना रह गया था बताइए? 40 mmHg। तो ठीक है, इसके अंदर O2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? तो आप कहेंगे 20 में से 5 गया तो कितना बचा? 15। तो 15 ml पर DL। ठीक है, तो 15 ml पर DL ये मिलता है ना, O2 का कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे इस तरह से नॉर्मली होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के बीच में एफिनिटी है। यहाँ तक बात समझ में आई?
15 कैसे हुआ आदित्य? 20 था ना, 20 में से 5 दे दिया तो वापस कितना जाएगा? 15 वापस जाएगा। 25% दे दिया ना, करीब 23% तो प्लाज्मा से दिया और 22% के आसपास जो है वो आरबीसी से। चलो तो आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि व्हाट इज पर्स। एक और टर्म मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, ये टर्म है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कितना परसेंट तक सैचुरेट हो सकता है? तो अगर हम परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन को देखें तो पहले तो आप समझिए परसेंटेज सैचुरेशन आखिर होता क्या है। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। यहां तक सब क्लियर है? ये कंफ्यूजन अगर क्रिएट कर रहा है तो इसको मैं यहां लिख देता हूं। चलो यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन क्या है ये देखिए। इस वक्त ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से 0% सैचुरेटेड है। अब देखिए ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से पता है कितने परसेंट सैचुरेट हो गया है? 25%। अब कितना हो गया है बताओ? अब हो गया है 50। अब कितना हो गया है? 75। और अब कितना हो गया है? 100। तो इसे कहते हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। तो थियोरिटिकली तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से 100% भी सैचुरेट हो सकता है ना, दिख रहा है यहाँ। लेकिन प्रैक्टिकली हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से 97% से ज्यादा सैचुरेट नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली हीमोग्लोबिन कैन नॉट सैचुरेट more than 97% विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो मैक्सिमम 97% ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से सैचुरेट हो सकता है। और कौन सा वाला हो सकता होगा? इधर वाला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला। तो इसमें मैक्सिमम सैचुरेशन मिलता है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से, और ये मैक्सिमम सैचुरेशन है 97%। ठीक है, इतना ही हो सकता है। अब यहाँ पे सवाल पहला तो ये पैदा होता है कि सर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से 97% से ज़्यादा सैचुरेट क्यों नहीं हो सकता? और दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि 97% सैचुरेशन है क्या, पहले ये तो बताओ। क्योंकि यहाँ तो बात 25, 50, 75 और 100 इसके मल्टीपल में चल रही है भैया, है ना। 75 तो आ ही नहीं सकता बीच में, 25 के बाद 50 आएगा, 50 के बाद 75, उसके बाद 100, 97 तो आ ही नहीं सकता बीच में मतलब। तो ये 97% सेचुरेशन क्या है, पहले तो हम ये जानेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्यों हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से 97% से ज़्यादा सेचुरेट नहीं हो सकता। इमेजिन करो कि लंग्स से 1 मिली सेकेंड में 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन बाहर आ रहे हैं। कितने मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के बाहर आ रहे हैं? 100। ऐसे अब जो 100 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के बाहर आ रहे हैं उनमें से 97 मॉलिक्यूल्स तो ऐसे हैं, देखना इधर। 96 मॉलिक्यूल्स तो ऐसे हैं, 96 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, देखिए। या और सिंपल कर देता हूँ, इतना मैथ्स नहीं लगानी। इमेजिन कीजिए कि 25 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल बाहर आ रहे हैं, 25 एचबी मॉलिक्यूल्स आर कमिंग आउट। तो उनमें से 24 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, और जो 25th मॉलिक्यूल है ना वो ऐसे हैं। बस 25th मॉलिक्यूल की 3 ये सीटें खाली हैं यहाँ। तो अब बताओ 25 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लेकर आएंगे? 24 इंटू 4 कितना हुआ? 96। और एक 25 तो एक ला रहा है ना, तो ये हो गया 97। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं 97% सैचुरेशन, कि हर एक 25 मॉलिक्यूल जो हीमोग्लोबिन के बाहर आ रहे हैं उनमें से 24 मॉलिक्यूल तो ऐसे हैं और 25वां मॉलिक्यूल ऐसा है। तो इसको बोलते हैं 97% सैचुरेशन। तो पहली बात तो ये क्लियर हुई कि व्हाट इज 97% सैचुरेशन। अब दूसरी बात कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से 97% से ज़्यादा सैचुरेट क्यों नहीं हो सकता भाई? या इस सवाल को मैं ऐसे पूछूं कि 25th हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है उसकी ये 3 ऑक्सीजन कहाँ गई? इनको कौन खा गया? सवाल समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से 97% से ज्यादा सैचुरेट क्यों नहीं हो सकता? आप बताओ क्यों नहीं हो सकता? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से 97% से ज्यादा सैचुरेट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिसॉल्व है, ऐसा।
अच्छा, बेवकूफ मास्टर भी यही पढ़ाते हैं कि 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिसॉल्व है, इसलिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से 97% ज्यादा सैचुरेट नहीं हो सकता। अरे भैया, ये 97 अलग है और वो 97 अलग है, दोनों जगह कोइंसिडेंटली 97 आ रहा है। देखो, दो स्टेटमेंट है, एक तो जो टोटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है उसका 97% आरबीसी करता है हीमोग्लोबिन के थ्रू, और 3% प्लाज्मा करता है, ये तो एक है। और एक और स्टेटमेंट है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से 97% से ज्यादा सैचुरेट नहीं हो सकता। दोनों जगहों पे कोइंसिडेंस में 97 आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से 97% ज्यादा सैचुरेट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 3% प्लाज्मा में है। तो आप इमोशंस मत लगाओ, यहाँ दिमाग लगाओ। तो मैं आपको बताता हूँ, जस्ट 30 सेकंड्स का ब्रेक है, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए भाई, वापस आ गए हैं, आवाज आ रही है? चलिए, तो जहां तक हमने पढ़ा था इससे आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से 97% से ज्यादा सैचुरेट क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, देखो होता क्या है, जैसे एक मेस है जिसमें एक कुक है, तो कुक जितना खाना बनाता है, तो क्या सारा का सारा वो बाहर मेस के स्टूडेंट्स को खाने के लिए दे देता है? क्या लगता है आपको? थोड़ा तो बचा लेता है वो। क्यों बचा लेता है बताओ? अरे खुद भी तो खाएगा यार, है ना? तो लंग्स खुद भी तो एक टिश्यू लेवल है। लंग्स जो है वो खुद भी तो एक टिश्यू लेवल है, तो थोड़ी ऑक्सीजन तो वो खुद भी खाएंगे ना? नहीं खाएंगे? तो वो 100% ऑक्सीजनेट होकर ब्लड बाहर निकलेगा ही नहीं, थोड़ी तो वो खुद भी खा जाएंगे। तो 1% ऑक्सीजन लंग्स खुद खा जाते हैं। ठीक है, तो 1% ऑक्सीजन लंग्स खुद खा जाते हैं, लेकिन यहाँ तो 3% ऑक्सीजन कम है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो 25th हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, इसकी एक ऑक्सीजन तो थी, एक लंग्स खा गई, दो कहाँ गई? 2% का झोल अभी भी चल रहा है। तो चलिए इस 2% के झोल को भी हम समझ लेते हैं कि लंग्स आखिर क्यों ब्लड को 100% ऑक्सीजनेट नहीं कर पाते। देखो, हमारे लंग्स के अंदर दो जोन है, कंडक्शन जोन और एक्सचेंज जोन। बताया था कि नहीं मैंने आपको? अब ऐसा कैसे हो सकता है कि जो सारी की सारी हवा हमारे लंग्स में घुसे, सारा का सारा ब्लड जो हमारे लंग्स में घुसे, वो सारा का सारा ब्लड कंडक्शन जोन से एक्सचेंज जोन से होकर गुजरे ही गुजरे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत सा ब्लड ऐसा भी होता है जो हमारे लंग्स में घुसता जरूर है, लेकिन वो कंडक्शन जोन से ही बाहर आ जाता है, यानी एक्सचेंज जोन में नहीं जाता। ब्रोंकाइल ट्री, टर्मिनल ब्रोंक्यूल वगैरह, है ना? वहां पे जो ब्लड भरा हुआ है वो कभी एल्विलाई के अंदर जाता ही नहीं है, वो लंग्स में घुसता जरूर है। वो ब्लड लंग्स में घुसता जरूर है, लेकिन बिना ऑक्सीजनेट हुए। पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में घुसता है, आर्टरी आर्ट्रियल कैपिलरी, पर उसकी कैपिलरीज कहाँ बनती हैं? एल्विलाई के बाहर, यानी कि कंडक्शन जोन में। और कंडक्शन जोन से ही वो पल्मोनरी वेन के ब्लड में आके मिक्स हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? ऐसा नहीं हो सकता कि वो सारा का सारा ब्लड जो लंग्स के अंदर जा रहा है वो ऑक्सीजनेट हो ही सही। क्यों? क्योंकि उसमें से जो ब्लड एक्सचेंज जोन की दीवारों से गुजरेगा, एल्विलाई वगैरह की, उसी का तो ऑक्सीजन होगा। जो ब्रोंकाइल ट्री या कंडक्शन जोन की दीवारों से गुजरेगा, जहां पर डेड स्पेस एयर होती है, वो ब्लड ऑक्सीजनेट नहीं होगा, और वो ब्लड बिना ऑक्सीजनेट हुए ही ऐसे ही आकर इधर इसमें मिल जाएगा। इसे कहते हैं शंटेड ब्लड। लेकिन हमारे लंग्स इतने एफिशिएंट होते हैं और इतने ज़्यादा एल्विलाई होते हैं हमारे लंग्स के अंदर कि सिर्फ 2% ब्लड ही ऐसा होता है जो शंट होता है। 98% ब्लड जो हमारे लंग्स में घुसता है उसको एल्विलाई से होकर गुजरना ही पड़ता है। क्या ये बात समझ में आई आपको? 98% ब्लड जो हमारे लंग्स में घुस रहा है उसको एल्विलाई से होकर तो गुजरना ही पड़ेगा, जहाँ पे कि उसका ऑक्सीजनेशन होता है। लेकिन 2% ब्लड ऐसा होता है जो एल्विलाई को बाईपास कर जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ही पल्मोनरी वेन में आकर मिल जाता है। इस ब्लड को हम कहते हैं शंटेड ब्लड, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल शंट। तो 2% ब्लड तो सभी में शंट होता है भाइयों, तो 1% लंग्स खा गए, 2% शंट हो गया। इसका मतलब जो ब्लड बाहर आ रहा है लंग्स से वो 97% से ज्यादा सेचुरेट नहीं होगा। इसी को SpO2 बोलते हैं, जो कहते हैं ना लंग्स मतलब SpO2 कितना चल रहा है, SpO2 कितना चल रहा है, सुना ही नहीं सुना आपने? अभी कोविड में अरे ऑक्सीजन कितनी रह गई, 97 की जगह 77 रह गई। तो भाइयों बहनों, नॉर्मली 97% होती है पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन सेचुरेशन। फिर कोविड में ये कम कैसे हो जाती है? पता है कोविड में कम कैसे हो जाती है? कोविड में निमोनिया हो जाता है, बताया था मैंने आपको, और यहाँ पे जहाँ हवा भरनी चाहिए वहां पे फ्लूइड भर जाता है। अरे बताया था कि नहीं? अब बताओ, जहाँ हवा भरनी चाहिए अगर वहां फ्लूइड भर गया तो क्या ऐसे एल्वेलाइयों की दीवारों से गुजरने वाले ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा? नहीं होगा। तो ये भी तो शंट हो गया। मतलब शंटेड ब्लड क्या होता है? ये वो ब्लड होता है जो लंग्स में घुसे लेकिन उसका ऑक्सीजनेशन नहीं हो। जैसे डेड स्पेस एयर क्या होती है? डेड स्पेस एयर वो एयर होती है जो लंग्स में घुसती है लेकिन गैसों का एक्सचेंज नहीं में पार्टिसिपेट नहीं करती। उसी तरह शंटेड ब्लड क्या होता है? ये वो ब्लड है जो लंग्स में घुसता है लेकिन
ऑक्सीजनेट नहीं होता है, क्योंकि ये डेड स्पेस एयर के साथ ही होता है उस एरिया में, कंडक्शन जोन में। तो अब देखो 2% तो नॉर्मल शंट होती है, लेकिन कोविड जैसी बीमारियों में क्या होगा, शंट 2% से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि 2% तो नॉर्मली शंट होता है, और अब थोड़ा इधर से भी हो रहा है, क्योंकि कुछ एल्विलाई ऐसे हैं जिनमें फ्लूइड भर गया है, तो वो ब्लड को ऑक्सीजनेट नहीं कर रहे हैं। समझ में आया नहीं आया? SpO2 क्यों गिर जाता है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्यों गिर जाता है? क्योंकि जहाँ हवा भरनी चाहिए वहां पर तो ये फ्लूइड भर गया है आके। चलो आप समझ गए। तो आपको समझ में आया हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से 97% से ज्यादा सैचुरेट क्यों नहीं हो सकता। इसको कहा जाता है फिजियोलॉजिकल शंट, इस वजह से नहीं हो पाता। चलिए, तो ये तो हो गया कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से 97% सैचुरेट होता है। देखो इधर 97% सैचुरेशन है, 3% प्लाज्मा से डिजोल्व हुआ, और 22% के आसपास जो है वो टूट गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो जो टिश्यू में वापस जा रहा है ब्लड, इसके अंदर अगर हम देखें यहाँ पे परसेंटेज सैचुरेशन कितना रह गया हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से, अब देखेंगे अब ये गिर के रह गया सिर्फ 75%। ठीक है, तो 97 से गिरकर ये रह गया है 75। तो ये हो गया परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, जो हमने यहाँ अलग अलग जगहों पे देखा। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ती है, और यहाँ लंग्स में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। क्यों बनता है भाइयों बहनों? क्योंकि ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से एफिनिटी है। इस एफिनिटी को दोस्तों हम कहते हैं O2Hb एफिनिटी। इस वजह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, लेकिन फिर जो टिश्यू लेवल है, ये टिश्यू लेवल, यहाँ पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को छोड़ के अलग क्यों हो जाती है? कुछ ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ टूट क्यों जाता है? सारा नहीं टूट जाता है। ठीक है, सारा नहीं टूट जाता है, थोड़ा टूट जाता है, और कुछ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को छोड़ के अलग हो जाती है। जैसे 4 में से एक मॉलिक्यूल उतर गया, या 4 मॉलिक्यूल थे ना, इनमें से एक उतर गया, यहाँ ये देखिए 3 रह गए बस। ठीक है, तो कुछ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को छोड़कर अलग हो गई। क्यों? क्योंकि टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच की एफिनिटी थोड़ी कम हो गई। अगर 0 हो जाती तो सारी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को छोड़ के अलग हो जाती, तो कम क्यों होगी? इसका मतलब O2Hb एफिनिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? PO2 के। कैसे? ये मैं अभी प्रूव करता हूँ। देखिए, या ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच की एफिनिटी कम हो गई, तो कुछ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को छोड़कर यहाँ पे अलग हो गई। ठीक है, तो सारी नहीं, थोड़ी अलग हो गई, क्योंकि एफिनिटी कम हो गई। तो सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे एफिनिटी ज्यादा थी O2Hb एफिनिटी, यहाँ O2Hb एफिनिटी कम हो गई। क्यों? क्योंकि O2Hb एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जहाँ PO2 ज्यादा होगा वहाँ O2Hb एफिनिटी ज्यादा होगी। कैसे? इसको आप एक ऐसे समझिए एनालॉजी से, कि हीमोग्लोबिन एक टैक्सी है जो लंग्स से टिश्यू लेवल तक चलती है, 4 सवारी बिठाती है। सवारी कौन है? ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन एक टैक्सी है जो लंग्स से टिश्यू लेवल तक चलती है, 4 सवारी बिठाती है, एक उतार देती है, और 3 को ऐसे ही वापस ले आती है। ठीक है, सवारी कौन है? ऑक्सीजन। टैक्सी कौन है? हीमोग्लोबिन। तो एक टैक्सी है जो लंग्स से टिश्यू लेवल तक चलती है, 4 सवारी बिठाती है, एक उतार देती है, और 3 को ऐसे ही वापस ले आती है। तो अब यहाँ पे कितनी सवारी चढ़ाएगी? एक चढ़ाएगी, तो फिर से 4 हो जाएंगी, है ना? सवारी और टैक्सी। ठीक है, अब सुनिए, सवारी को टैक्सी से अट्रैक्शन कब ज्यादा होता है? जब सवारी को टैक्सी से जो अट्रैक्शन है वो सवारी टैक्सी एफिनिटी है, तो सवारी को टैक्सी से अट्रैक्शन तब ज्यादा होता है जब सवारियां ज्यादा होती हैं। नहीं समझे? जैसे है ना, एक टैक्सी स्टैंड पे 2-3 सवारी खड़ी थी सिर्फ, और एक टैक्सी आके रुकी, सवारियों को टैक्सी से कोई अट्रैक्शन नहीं है। टैक्सी वाले से पूछा स्टेशन चलोगे? हाँ चलेंगे। कितने पैसे लोगे? 100 रुपए लेंगे। सवारी को टैक्सी से कोई अट्रैक्शन नहीं है, 100 रुपए कौन देगा, 50 रुपए में चलता हो तो चले। अरे 50 रुपए में कैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे, नहीं जाएगा तो मत जा। नहीं बैठी सवारी टैक्सी में। इसी टैक्सी स्टैंड पे 10-12 सवारियां खड़ी थी, और एक टैक्सी आके रुकी, सवारियों को टैक्सी से अट्रैक्शन ज्यादा हो गया है। स्टेशन चलोगे? हाँ चलेंगे। कितने रुपए लोगे? 100 रुपए। 4 सवारी बैठ गई, क्योंकि वो नहीं बैठेंगी तो दूसरी 4 बैठ जाएंगी, है ना? इसी टैक्सी स्टैंड पे 100 सवारियां खड़ी थी, और एक टैक्सी आके रुकी। टैक्सी सवारियों को टैक्सी से जबरदस्त अट्रैक्शन है, सबको टैक्सी में बैठना है। टैक्सी अभी रुक भी नहीं पाई थी कि धर धर करके 4 सवारी अंदर, जो बैठ पाई वो अंदर घुस गई और बैठ गई। ठीक है, 4 सवारी जो बैठ पाई वो बैठ गई, वो नहीं बैठती तो दूसरी कोई ना कोई बैठ जाता। स्टेशन चलो भैया, 200 रुपये लूंगा। अरे चलो भैया देंगे। तो क्या हो रहा है, सवारियों की बढ़ती हुई संख्या के साथ सवारियों का टैक्सी की तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और जो सवारियां हैं वो कम में भी बैठने को तैयार है, मतलब ज्यादा पैसे देकर भी बैठने को तैयार है, या सवारी टैक्सी कॉम्प्लेक्स बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ गई है। तो सवारी टैक्सी कॉम्प्लेक्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है कब? जब सवारियों की संख्या ज्यादा होती है। क्लियर? तो देखिए, लंग्स में सवारियों की संख्या ज्यादा है। क्यों? PO2 ज्यादा है, क्योंकि बाहर से ऑक्सीजन आ रही है लगातार, तो लंग्स में PO2 ज्यादा है, तो O2Hb एफिनिटी भी ज्यादा होगी।
क्योंकि O2 Hb एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PO2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ती ज़्यादा है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता ज़्यादा है, लेकिन टिश्यू लेवल पे PO2 कम है, कितना है 40 mmHg, तो O2 Hb एफिनिटी भी कम हो जाती है, तो यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटता ज़्यादा है। या मैं आपको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझाऊं तो लंग्स में PO2 ज़्यादा है ना, तो O2 Hb एफिनिटी ज़्यादा है, तो रेट ऑफ एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मोर देन रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। या ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता ज़्यादा है, टूटता कम है। जबकि टिश्यू लेवल पे क्योंकि PO2 कम है, तो रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन इज मोर देन द रेट ऑफ एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटता ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है, तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन चलता है। ये बात समझ में आई। अब यहाँ पर एक और चीज वो ये कि सर जैसे है ना 100 ml ब्लड 20 ml ऑक्सीजन लेके आया और 5 ml दी, तो 5 ही देनी थी तो 20 क्यों लेके आया? 5 ही लेके आता, 5 ही दे देता। 20 लेके आया और सिर्फ 5 दिया, ऐसा क्यों? 4 गुना क्यों लेकर आया? 4 गुना ऑक्सीजन क्यों लेकर आया? ये 4 गुना ऑक्सीजन इसलिए लेके आया दोस्तों ताकि जरूरत पड़ने पर ज्यादा भी दे सके। ये तो रेस्टिंग स्टेट में दे रहा है। सपोज ये टिश्यू लेवल जो हमने यहाँ पे बनाया है ये एक मसल है और फिलहाल ये मसल जो है वो रेस्ट कर रही है, तो 100 ml ब्लड इससे गुजरेगा और यहाँ 5 ml देके जाएगा। अगर ये मसल एक्सरसाइज करना शुरू कर दे तो इसकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी ना। तो 100 ml जो 20 ml लेके आ रहा है वो 20 में से 5 की जगह 10 भी दे सकता है, 15 भी दे सकता है। समझ में आई बात? तो जरूरत पड़ने पर ताकि ज्यादा भी दे सके, इसलिए ये ज्यादा लेकर आता है। ये नीट का क्वेश्चन था। एक तो इससे रिजर्व 4 गुना जो लेके आ रहा है वो रिजर्व लेके आ रहा है। अब दूसरी बात, जैसे सपोज मेरी ये 2 बाइसेप्स है, राइट, ये राइट बाइसेप है, लेफ्ट बाइसेप है, दोनों से सपोज 1 मिनट में 100 ml ब्लड गुजरता है। सपोज दोनों से 1 मिनट में 100 ml ब्लड गुजरता है, तो जो 100 ml ब्लड दोनों से 1 मिनट में गुजरता है वो कितना कितना ऑक्सीजन देके जाता है? 5 ml 5 ml। ठीक है, दोनों को। ठीक है, अब अचानक मैंने अपनी राइट बाइसेप से डंबल उठा के एक्सरसाइज शुरू कर दी, जबकि लेफ्ट बाइसेप से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो सेम ब्लड जब लेफ्ट बाइसेप से गुजरेगा ना तो 5 ml ऑक्सीजन देगा, लेकिन राइट बाइसेप से गुजरेगा क्योंकि एक्सरसाइज कर रही है तो इसको 10 या 15 ml ब्लड दे देगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि ब्लड के दिमाग आ गया क्या कि सेम ब्लड जब एक ज्यादा एक्टिव टिश्यू से पास करता है तो उसको ज्यादा ऑक्सीजन कैसे दे देता है? दिमाग थोड़ी है ब्लड को। और एक कम एक्टिव टिश्यू से पास करता है तो उसको कम ऑक्सीजन कैसे देता है? तो ये मैं आपको बताऊंगा कि सेम ब्लड व्हेन इट पासेस थ्रू अ मोर एक्टिव टिश्यू हाउ इट डिलीवर्स मोर ऑक्सीजन। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। चलिए, तो सेम ब्लड जब एक मोर एक्टिव टिश्यू से पास होता है तो वो ज्यादा ऑक्सीजन कैसे देता है? ठीक है, देखिए होता क्या है, सपोज ये है वो टिश्यू लेवल, अचानक इसने एक्सरसाइज शुरू कर दी तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो कंजम्पशन है वो बढ़ गया। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ जाएगा दोस्तों इस टिश्यू लेवल पे, तो सबसे पहले इस यहाँ के जो सेल्स है ना इस टिश्यू लेवल के, वो सबसे पहले यहाँ पे जो लोकली अवेलेबल ऑक्सीजन है उसे खाएंगी। अब जो यहाँ लोकली अवेलेबल ऑक्सीजन है उसी की वजह से तो यहाँ PO2 40 था, तो सबसे पहले ये लोकल ऑक्सीजन को खा जाएंगी, तो यहाँ पे PO2 गिर जाएगा और 40 की जगह सपोज 10 mmHg रह जाएगा। कम क्यों रह गया PO2? समझ में आया आपको? क्योंकि यहाँ जो टिश्यू थी उन्होंने लोकली अवेलेबल ऑक्सीजन जो यहाँ पे थी उसे खा लिया, तो PO2 40 की जगह 10 रह गया। अब जब PO2 40 से गिर के 10 रह जाएगा तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि O2 Hb एफिनिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? PO2 के। तो O2 Hb एफिनिटी PO2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर PO2 गिर गया तो O2 Hb एफिनिटी भी गिर जाएगी ना। और जब O2 Hb एफिनिटी गिर जाएगी तो नॉर्मली यहाँ पे सपोज 22% ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटता था, तो अब ज्यादा टूटेगा, 50% टूटेगा, 60% टूटेगा। नॉर्मली एक ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल उतरता था, अब 2 उतर जाएंगे, 3 उतर जाएंगे, तो हो सकता है 5 की जगह 10 या 10 की जगह 15 ml पर डिलीवर हो जाए, यहाँ एक की जगह 3 मॉलिक्यूल उतर जाए यहाँ, तो यहाँ पर डिलीवरी बढ़ गई, तो अब एक ही वापस जा रहा है। देखो, तो नॉर्मली तो जब 3 यहाँ पहुंचते थे तो कितने चढ़ाने पड़ते थे? बोलो, एक चढ़ाना पड़ता था ना, अब तो 3 उतर गए, तो ऑक्सीजन की डिलीवरी ज्यादा होगी ना यहाँ, तो यहाँ 3 चढ़ाने पड़ेंगे। बोलो चढ़ाने पड़ेंगे कि नहीं? अब ज्यादा चढ़ाने के लिए बताओ क्या करना पड़ेगा? ज्यादा ऑक्सीजन अगर ब्लड में चढ़ानी है तो ब्रीदिंग की रेट को बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा? तो कैसे बढ़ेगी बताओ? क्योंकि यहाँ पे अगर ऑक्सीजन का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है दोस्तों तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन भी तो ज्यादा हो रहा है, तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, और जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो ब्रेन में जाने वाली न्यूमोटॉक्सिक सेंटर में जो ब्लड जा रहा है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, तो ब्रीदिंग की रेट बढ़ जाएगी। नहीं आई बात समझ में? हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन ए मोर एक्टिव टिश्यू, देखो आप इसको ना फ्लो चार्ट्स में लिखते हो तो हमेशा अच्छा रहता है। अगर एक टिश्यू ज्यादा एक्टिव हो जाए, इफ टिश्यू बिकम्स मोर एक्टिव then there is more fall in local PO2 due to more consumption of oxygen.
ठीक है, जब मोर फॉल हो जाता है लोकल PO2 में ड्यू टू मोर कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन, तो उस लोकल एरिया में O2Hb एफिनिटी फॉल हो जाती है. फर्दर फॉल इन O2Hb एफिनिटी इन दैट लोकल एरिया जहां पर ये प्रॉब्लम है. तो जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जोड़ा एक ऐसे एटमॉस्फेयर से, एनवायरमेंट से गुजरता है जहां पर जहां PO2 कम है, तो उनके बीच की O2Hb एफिनिटी गिर जाती है. तो उसकी वजह से देयर इज मोर ब्रेकडाउन या डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ज्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा तो देयर विल बी मोर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एट टिश्यू लेवल. इसकी वजह से टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन का जो रिलीज है वो बढ़ जाएगा. ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से एक मोर एक्टिव टिश्यू पे ज्यादा ऑक्सीजन डिलीवर हो जाती है. तो दिस इज हाउ अ मोर एक्टिव टिश्यू डिलीवर्स मोर ऑक्सीजन. तो भाइयों, हीमोग्लोबिन एक टैक्सी है जो लंग से टिश्यू लेवल तक चलती है. 4 सवारी बिठाती है, 1 उतार देती है, 3 को ऐसे ही वापस ले जाती है. लेकिन यहाँ टिश्यू लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड खड़ी है भाइयों, जिसको कहाँ आना है बोलो? उसको आना है लंग्स में, आना है ना. तो जैसे ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से एफिनिटी है भाइयों, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को भी हीमोग्लोबिन से एफिनिटी है. फिर से सुनिए, जैसे ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से एफिनिटी है, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को भी हीमोग्लोबिन से एफिनिटी है. तो पता है हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन यानी प्रोटीन, प्रोटीन यानी अमीनो एसिड, अमीनो एसिड यानी कि अमीनो ग्रुप. तो कार्बन डाइऑक्साइड को इस अमीनो ग्रुप से एफिनिटी है. तो CO2 हैज एफिनिटी फॉर अमीनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन. तो कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन के अमीनो ग्रुप से एफिनिटी है. और कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के अमीनो ग्रुप से जुड़ती है तो ये कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन बना सकती है. तो इसमें भी कोई ऑक्सीडेशन वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, बस ये हो रहा है कि जो हीमोग्लोबिन है उसके अमीनो ग्रुप से जुड़ जाएगी और क्या बना लेगी? कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन. तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के अमीनो ग्रुप से जुड़कर कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन बना लेती है. ये भी एक अनस्टेबल कंपाउंड है. तो ऑक्सीजन को भी दोस्तों हीमोग्लोबिन से एफिनिटी है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी हीमोग्लोबिन से एफिनिटी है. ठीक है, दोनों को ही हीमोग्लोबिन से एफिनिटी है, ऑक्सीजन को भी और कार्बन डाइऑक्साइड को भी. तो बताओ किसको एफिनिटी ज्यादा है? तो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से ज्यादा एफिनिटी है कार्बन डाइऑक्साइड को. मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूं दोनों के बारे में, O2Hb एफिनिटी और CO2Hb एफिनिटी, तो कौन सी ज्यादा है? एक तरफ मैं लिख रहा हूँ O2Hb एफिनिटी और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूँ CO2Hb एफिनिटी. दोनों को एफिनिटी है. तो बताइए ये एरो ऐसे लगेगा या ऐसे लगेगा? समझ में आ रहा है सवाल? O2Hb एफिनिटी ज्यादा है या CO2Hb एफिनिटी ज्यादा है? चलिए पोल में बताइए किसकी एफिनिटी ज्यादा है. देखो पोल लगभग 50-50 हो रहा है. इनफैक्ट ज्यादातर बच्चों ने गलत आंसर दिया है. 40% बच्चों ने ही सही आंसर दिया. बेवकूफ मास्टर भी यही पढ़ाते हैं कि CO2Hb एफिनिटी ज्यादा है. एक्चुअली O2Hb एफिनिटी जो है वो ज्यादा होती है CO2Hb एफिनिटी से. बेवकूफ डॉक्टर यही पढ़ाते हैं, डॉक्टर नहीं मास्टर. बेवकूफ मास्टर यही पढ़ाते हैं कि O2Hb एफिनिटी जो है वो कम होती है, CO2Hb एफिनिटी ज्यादा होती है. अरे मेरे भाई, मैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर थोड़े ना पूछ रहा हूँ. आई रिपीट, इमोशन से मत सोचो, दिमाग से सोचो. मैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर नहीं पूछ रहा हूँ. आई एम नॉट आस्किंग अबाउट सॉल्युबिलिटी इन वाटर. आई एम आस्किंग अबाउट एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन. तो एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन की ज्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड से. आप कहेंगे सर प्रूव करो, तो मैं कहूंगा थोड़ा रुक जाओ, मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा. अभी आप लोग मेरी बात शांति से सुनते जाओ बस. ठीक है, अभी के लिए आप ये मान लो, सपोज मान लो यार थोड़ी देर के लिए, कि O2Hb एफिनिटी इज मोर देन CO2Hb एफिनिटी. लेकिन दोनों को हीमोग्लोबिन से एफिनिटी है, पर ज्यादा किसकी एफिनिटी है बताइए? O2Hb एफिनिटी जो है ना वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू CO2Hb एफिनिटी. और पता है O2Hb एफिनिटी मैंने आपको बताया ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PO2. इट इज आल्सो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PCO2. इट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. ये 4 चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा. तो O2Hb एफिनिटी PO2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अभी हम पढ़ेंगे इसको. हेल्डन इफेक्ट, बोहर इफेक्ट, रूट इफेक्ट और टेम्परेचर इफेक्ट. तो आपने देखा O2Hb एफिनिटी किन कुछ चीज़ों के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसके लिए इन्वर्सली है ना. तो ये तो मैंने एक, अभी मैं पढ़ाऊंगा इसको, मैंने आपको बताया कि ऐसा है. तो भैया अभी तक हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन को भी हीमोग्लोबिन से एफिनिटी है और ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड को भी हीमोग्लोबिन से एफिनिटी है. दोनों को ही हीमोग्लोबिन से एफिनिटी है, दोनों ही हीमोग्लोबिन से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन O2Hb एफिनिटी ज्यादा है. मतलब ये तो ऐसा हो गया कि एक हीरो है और 2 हीरोइन है. हीरो कौन है बताओ?
हीरो है हीमोग्लोबिन, दो हीरोइन है, दोनों को हीमोग्लोबिन से अट्रैक्शन या एफिनिटी है। मेन हीरोइन कौन है जिसके लिए हीमोग्लोबिन बना है? वो तो है ऑक्सीजन, है ना। और दूसरी वैम्प वाली हीरोइन कौन है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों ही हीमोग्लोबिन से जुड़ना चाहती है क्योंकि दोनों को हीमोग्लोबिन से एफिनिटी है। लेकिन ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए ज्यादा है क्योंकि हीमोग्लोबिन तो बना ही ऑक्सीजन के लिए है, समझ रहे हैं ना। पर कार्बन डाइऑक्साइड को भी हीमोग्लोबिन से एफिनिटी है। पर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को हटाकर हीमोग्लोबिन से नहीं जुड़ सकती भाइयों, याद रखना। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को हटाकर हीमोग्लोबिन से नहीं जुड़ सकती। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की एफिनिटी ज्यादा है। लेकिन जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड को हटाकर हीमोग्लोबिन से जुड़ सकती है। क्या आपको ये बात समझ में आई कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन को नहीं हटा सकती हीमोग्लोबिन से, लेकिन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को हटा सकती है। खैर, दोनों ही हीमोग्लोबिन से जुड़ना चाहती हैं। बोहर जो है वो ऑक्सीजन का फादर है और हेल्डेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, हेल्डेन जो है वो ऑक्सीजन का फादर है। हेल्डेन किसका फादर है? ऑक्सीजन का। बोहर किसका फादर है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, दोनों ही हीमोग्लोबिन से जुड़ना चाहती हैं। हेल्डेन जो है वो ऑक्सीजन का फादर है, बोहर कार्बन डाइऑक्साइड का। दोनों ही चाहते हैं कि उनकी बेटी का रिश्ता हीमोग्लोबिन से हो जाए। अच्छा लड़का है, खानदानी लड़का है, अच्छा कमाता खाता है, सरकारी नौकरी है, डॉक्टर है। दोनों चाहते हैं कि हीमोग्लोबिन का रिश्ता उनकी बेटी से हो जाए। लेकिन हीमोग्लोबिन तो किसका है बताओ? ऑक्सीजन का है। हीमोग्लोबिन ने तो वहां अपने फेसबुक पे स्टेटस डाल रखा है, इन रिलेशनशिप विद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जोड़ा है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जोड़ा है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन से जुड़ना चाहती है, वो भी चाहती है कैसे भी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़े। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन से जुड़ना चाहती है, ऑक्सीजन भी हीमोग्लोबिन से जुड़ना चाहती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को हटाकर हीमोग्लोबिन से नहीं जुड़ सकती। तो बोहर एक षड्यंत्र रचता है जिससे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए और ऑक्सीजन खुद ही हीमोग्लोबिन को छोड़ के अलग हो जाए ताकि कार्बन डाइऑक्साइड उससे जुड़ सके। इस षड्यंत्र को बोहर इफेक्ट कहा जाता है। चलिए पढ़ते हैं। तो ऑक्सीजन क्या करेगी? कुछ भी झूठी झूठी बातें करके कैसे भी करके हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन जब जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जोड़ा ऐसे एनवायरमेंट से गुजरता है जहां पर PCO2 ज्यादा है। देखिए टिश्यू लेवल पे PCO2 कितना है? बोलो 46, ज्यादा है ना। तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जोड़ा जब ऐसे माहौल से गुजरता है जहां पर PCO2 ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे हालात पैदा कर देती है। क्योंकि PCO2 ज्यादा होता है तो आपको पता है ना, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच की एफिनिटी कम हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देती है कि ऑक्सीजन खुद ही हीमोग्लोबिन को छोड़ के अलग हो जाए। हीमोग्लोबिन के फोन पर रात भर कॉल कर रही है, ऑक्सीजन कॉल करती है तो कॉल वेटिंग आ रहा है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को पूछ रही है किससे बात कर रहे हो। रोज हीमोग्लोबिन के व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे जा रही है, दिन भर मैसेज भेज रही है। ऑक्सीजन के लिए तुम्हारे फोन का पासवर्ड तो फेसबुक का पासवर्ड, फोन का पासवर्ड नहीं रहा, हीमोग्लोबिन ने फोन लॉक कर लिया अपना। ऑक्सीजन के लिए तुम्हारा इंस्टा का, फेसबुक का पासवर्ड तो देखो कौन कौन सी गैसेस की फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रखी है, मुझे देखने दो। हीमोग्लोबिन पासवर्ड नहीं दे रहा उसको फेसबुक का, और देखा फेसबुक खोली, हीमोग्लोबिन को पता चला कार्बन डाइऑक्साइड की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई है। तो अब ऑक्सीजन का दिमाग खराब हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लॉक क्यों नहीं किया अभी तक? उनको बोला था इसको ब्लॉक करो। तो कार्बन डाइऑक्साइड वहां फ्रेंड लिस्ट में घूम रही है और हीमोग्लोबिन के स्टेटस पे वहां पे हार्ट भेज रही है। अब ऑक्सीजन का दिमाग खराब हो गया। तो ऑक्सीजन जो है वो क्या कुछ, अरे रिलेटेबल नहीं है, आप सुनते जाओ। अब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के बीच झगड़ा हो गया, तो ऑक्सीजन जो है वो खुद ही हीमोग्लोबिन को छोड़ के अलग हो गई और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ब्रेकअप हो गया, टूट गया। तो ऑक्सीजन ने दिल पर पत्थर रखकर यहाँ मेकअप किया और वो निकल गई। कहाँ निकल गई? टिश्यू लेवल में। और हीमोग्लोबिन का हो गया ब्रेकअप, टूट गया हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट गया ना। गद्दारी कौरबे। अच्छा, तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को छोड़ के चली गई। तो देखो एक सवारी की सीट खाली है ना यहाँ, देखो यहाँ पे 4 सवारी आई थी ना। ये बोहर इफेक्ट था दोस्तों। तो एक सवारी की सीट खाली थी ना यहाँ पे, देखो एक सवारी उतर गई। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको उल्टा जाना है लंग्स में। देखो हीमोग्लोबिन एक टैक्सी है जो लंग्स से टिश्यू लेवल चलती है, 4 सवारी बिठाती है, एक उतार देती, 3 को वापस ले जाती है। तो एक सवारी की सीट खाली है ना यहाँ। तो कार्बन डाइऑक्साइड को उल्टा आना है लंग्स। तो कहती है अरे हम बैठ जाए यहाँ। बोले नहीं नहीं, तो ऑक्सीजन की सीट है। अरे वो आएगी तो उतर जाएंगे, तब तक तो बैठ जाए। तो यहाँ देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी जुड़ गई हीमोग्लोबिन से। ठीक है, और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन भी बन गया। पर फिर जब ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन यहाँ पहुंचा, कहाँ? ये आरबीसी का मॉलिक्यूल लंग्स में। तो लंग्स में बताओ क्या ज्यादा होता है? यहाँ पे जो ये हुआ, ये क्या था? ये बोहर इफेक्ट था। जब PCO2 ज्यादा होती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटता है, इसको हमने क्या बोला? बोहर इफेक्ट। और ऑक्सीजन रिलीज होती है। लेकिन जब टिश्यू लेवल पे ब्लड पहुंचा तो यहाँ तो PO2 ज्यादा है ना दोस्तों। कितना है यहाँ PO2? बोलो 104। तो यहाँ PO2 ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे PO2 ज्यादा है। तो PO2 ज्यादा होने के कारण हेल्डन ने ऑक्सीजन को समझाया, तो ऑक्सीजन के हृदय में फिर से हीमोग्लोबिन के लिए वही आकर्षण या प्रेम फिर जागृत हो गया। क्योंकि देखो PO2 ज्यादा होता है तो O2H भी एफिनिटी ज्यादा हो जाती है। इसको क्या बोला था हमने? हेल्डन इफेक्ट। तो हुआ क्या कि टिश्यू लेवल पे फिर से ऑक्सीजन के हार्ट में हीमोग्लोबिन के लिए एफिनिटी इंक्रीज हुई।
तो ऑक्सीजन वापस आई और कार्बन डाइऑक्साइड को धक्का मार के यहाँ से हटा दिया, हट यहाँ से, और चौथी सीट पे खुद बैठ गई और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एल्विलाई से एक्सहेल कर दिया गया। ये था हेल्डन इफेक्ट। ये लंग्स में होता है। बोहर इफेक्ट कहाँ हुआ था? टिश्यू लेवल पे हुआ था। बोहर खराब है, हेल्डन अच्छा है? नहीं, अगर आप ऑक्सीजन की साइड हो तो। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की साइड हो तो फिर उल्टा है। बात समझ में आई? तो बोहर इफेक्ट और हेल्डन इफेक्ट। अब सुनिए, बोहर इफेक्ट में क्या होता है? बोहर इफेक्ट किसके हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है? PCO2 के। हेल्डन इफेक्ट कब होता है? जब क्या हाई होता है? PO2। बोहर इफेक्ट में टूटने वाला कंपाउंड कौन सा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हेल्डन इफेक्ट में टूटने वाला कंपाउंड कौन सा है? बताओ। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। बोहर इफेक्ट में रिलीज होने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। हेल्डन इफेक्ट में रिलीज होने वाली गैस कौन सी है? बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड। बोहर इफेक्ट हाई PCO2 पर होता है, हेल्डन इफेक्ट हाई PO2 पर होता है। क्या आपको ये बातें समझ में आ गई? चार डिफरेंस लिखाएं। बोहर इफेक्ट हाई PCO2 पर होता है, हेल्डन इफेक्ट हाई PO2 पर होता है। बोहर इफेक्ट में ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटता है, हेल्डन इफेक्ट में कार्बामिनो हीमोग्लोबिन टूटता है। बोहर इफेक्ट में ऑक्सीजन रिलीज होती है, हेल्डन इफेक्ट में CO2 रिलीज होती है। बोहर इफेक्ट टिश्यू लेवल पे, हेल्डन इफेक्ट लंग्स पे। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, एक बात बताऊं, जब आप अपन ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन की डिलीवरी ज्यादा होती है ना दोस्तों, टिश्यू लेवल पे। ये तो बता रहा था मैं आपको। तो यहाँ CO2 का प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, तो CO2 का प्रोडक्शन ज्यादा होता है कि नहीं होता? अब जब यहाँ CO2 का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो ज्यादा CO2 को टिश्यू लेवल से लंग्स पे ले जाना कि नहीं ले जाना? तो उसका रास्ता अपने आप खाली होता चला जा रहा है। आप कहेंगे कैसे? अरे यार देखो, एक टैक्सी में 4 सवारी आई, एक उतर गई, 3 वापस जा रही हैं। पर अगर यहाँ ज्यादा सवारी उतरेंगी, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है ना, ज्यादा सवारी उतरेंगी तो यहाँ ज्यादा सीटें खाली होंगी कि नहीं होंगी? तो ज्यादा CO2 चढ़ेगी, तो अपने आप ही कार्बन डाइऑक्साइड के ज्यादा ट्रांसपोर्ट होने का रास्ता खुल जाता है। जब ऑक्सीजन यहाँ ज्यादा रिलीज होती है तो यहाँ से अपने आप ज्यादा CO2 चढ़ के यहाँ जा सकती है। हालांकि ये कोई अकेला तरीका नहीं है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है। हालांकि इस तरह से सिर्फ 20 to 23% ही कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है। मेजर कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसफर होती है, वो सब मैं बाद में पढ़ाऊंगा। अभी मैं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पढ़ा रहा था आपको। बात समझ में आई? तो एट लंग्स, लोडिंग अनलोडिंग समझते हैं? लोडिंग मतलब चढ़ाना, अनलोडिंग मतलब उतारना। एट लंग्स ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज क्या होता है? जब हम तेज विगरस एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाती है। बताया था ना मैंने कि एक्सरसाइज के समय ब्रीदिंग रेट क्यों बढ़ जाती है? और हार्ट रेट भी बढ़ जाती है, तो ब्लड जल्दी जल्दी आता जाता है और ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाती है, और CO2 का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है विगरस एक्सरसाइज के समय, और O2 का कंजम्पशन भी बढ़ जाता है। तो ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज देयर इज मोर unloading of oxygen at tissue level, and there is more loading of carbon dioxide at tissue level. And during vigorous exercise there is more unloading of carbon dioxide at lungs and more loading of oxygen at lungs. ये बात समझ में आई? तो इस तरह से ये चलता है। तो भाई हीमोग्लोबिन एक टैक्सी है जो लंग से टिश्यू लेवल तक चलती है, 4 सवारी बिठाती है, एक उतार देती है, 3 को ऐसे ही वापस ले जाती है। इस तरह से यहाँ पे सब चल रहा है। एक दिन क्या हुआ, कहीं से शहर में गुंडे आ गए, और इन गुंडों को टैक्सी से सवारियों के कंपैरिजन में 300 गुना ज्यादा अट्रैक्शन था, 300 टाइम्स मोर अट्रैक्शन। तो इन्होंने क्या किया पता है? चारों सवारियों को गिरबान पकड़ के धक्का मार के उतार दिया, और चारों सीटों पर, टैक्सी की चारों सीटों पर सवारी की जगह कौन बैठ गए? बोलो, गुंडे बैठ गए। सवारी टैक्सी कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में सवारी गुंडा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि गुंडों को टैक्सी से सवारियों के कंपैरिजन में ज्यादा एफिनिटी है, तो ये ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है। तो ये लंग्स में, बाहर से गुंडे आए, लंग्स में जाके ऑक्सीजन की जगह बैठ गए हीमोग्लोबिन की चारों सीटों पर, और ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बना। और जब ये टिश्यू लेवल पर पहुंचा तो ये गुंडे उतरे ही नहीं टैक्सी से। तो यहाँ पे ना तो ऑक्सीजन डिलीवर हुई, ना यहाँ से CO2 जो है वो यहाँ जा पाई। तो ये टैक्सी चलती जरूर है, आती जाती जरूर है, लेकिन चारों सीटों पर कौन बैठे हुए हैं? चारों सीटों पर गुंडे बैठे हुए हैं। तो टैक्सी आती है, जाती है, आती है, जाती है, लेकिन क्योंकि चारों सीटों पर गुंडे बैठे हुए हैं तो ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स तो रुक गया भैया। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट तो रुक गया, क्योंकि सवारी गुंडा कॉम्प्लेक्स जो है वो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है। ऐसी ही एक गुंडा गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसी ही एक गुंडा गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन, बंद कमरे में अंगीठी जला के सो गए। कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इनहेल होती चली गई, पता भी नहीं चला कब बेहोश हो गए, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हैज 300 टाइम्स मोर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन। समझ में आई बात? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन की चारों सीटों पर बैठ जाएगी तो एक ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनेगा, जिसे कहा जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बामिनो नहीं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये चेरी रेड कलर का होता है, सुर्ख लाल। कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इनहेल करते गए लंग्स में जाती गई। लंग्स जो है वो
ब्रीथ करते गए, ये इसने क्या किया, इस गैस ने जाके ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट रोक दिया। जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ तो आदमी बेहोश हो गया, मर गया। बंद कमरे में अंगीठी जला के सो गए, सुबह निकले नहीं बाहर, दरवाजा तोड़ के खोला तो देखा बेहोश पड़ा हुआ आदमी और स्किन पे लाल लाल चकत्ते बड़े बड़े पैचेस। पता है क्यों? क्योंकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बहुत रेड होता है। तो इससे आइडिया लगता है अरे इसको तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हुई है। अभी मरा नहीं है तो क्या इलाज हो सकता है इसका? सोचो, अगर माई चांस मरा नहीं है तो इसको आप हॉस्पिटल ले जाएंगे, क्या इलाज करेंगे बताओ? ऑक्सीजन थेरेपी। इसको हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन पे ऑक्सीजन इनहेल कराएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जब ज्यादा इनहेल कराएंगे तो PO2 बढ़ेगा, PO2 बढ़ेगा तो O2Hb एफिनिटी बढ़ेगी, O2Hb एफिनिटी बढ़ेगी तो ऑक्सीजन विल फाइट बैक। ऑक्सीजन से ज्यादा एफिनिटी ना कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बताओ, टैक्सी में गुंडे बैठ गए, क्या करें अपन? सवारियों की संख्या बढ़ा दो। सवारियां, जनता अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो गुंडों की हिम्मत टूट जाएगी और फिर वो सवारियों को धक्का मार के टैक्सी में नहीं बैठ सकते, तो जनता, पब्लिक फाइट बैक करेगी ना फिर। तो ऑक्सीजन ज्यादा दो, PO2 बढ़ा दो, ऑक्सीजन ज्यादा इनहेल कराओ, तो पता है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन छोड़ छोड़ के भाग जाएगी और हीमोग्लोबिन में फिर ऑक्सीजन जुड़ने लग जाएगी। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो अगर ऐसा बेहोश आदमी हो जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो तो उसको आप ऑक्सीजन थेरेपी दो, इससे फिर वो उसको उसका हीमोग्लोबिन छूट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एफिनिटी के बारे में। अच्छा, तो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन की तरफ एफिनिटी ना पीएच कम होने पर, यानी एसिडिटी ज्यादा होने पर भी कम हो जाती है, टेम्परेचर ज्यादा होने पर भी कम हो जाती है। ये सब चीजें ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन कराती है। H पे साइन ज्यादा होना मतलब समझते हैं आप, एसिडिटी ज्यादा होना। तो ये हो गया यहाँ पे इस गुंडा गैस कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। तो दोस्तों, जैसा मैं कह रहा था, हीमोग्लोबिन एक टैक्सी है जो लंग्स से टिश्यू लेवल चलती है। 4 सवारी बिठाती है, 1 उतार देती है, 3 को ऐसे ही वापस ले आती है। एक दिन क्या हुआ, कहीं से शहर में जंगली आ गए, जंगली, और इन जंगलियों को टैक्सी में बैठने की बिल्कुल तमीज नहीं। टैक्सी की चारों सीटों पर कूद कूद के बैठ गए और सीटों में गड़ गए, फंस गए सीट के अंदर। टैक्सी जंगली कॉम्प्लेक्स एक परमानेंट कंपाउंड बन गया और सीट से निकल ही नहीं पाए बाहर, सीट खराब कर दी, मर गए सीट में गड़े गड़े। अब ये टैक्सी आती जाती जरूर है, लेकिन चारों सीटों पे जंगलियों, इनके कंकाल गड़े हुए हैं। अब सीटों पे, चारों सीटों पे लाश या कंकाल है जंगलियों का, फंस गए सीट में, सीट हो गई खराब। तो ये भूतिया टैक्सी बन गई है भाई। ये टैक्सी आती जाती जरूर है लेकिन सीटें खराब हो गई हैं, तो चारों सीटों पर कोई बैठता नहीं है। ये टैक्सी आती जाती जरूर है लेकिन चारों सीटों पर कंकाल गड़े हुए हैं, चारों सीटों पर कंकाल गड़े हुए हैं, भूतिया टैक्सी बन गई है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर तो रुक गया ना। ऐसी ही कुछ जंगली गैसें जो है वो है ओजोन, सल्फर ट्राइऑक्साइड, NO, NO2। ये पता है क्या करती हैं? ये जब हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती हैं तो ये उसके जो आयरन था ना, फेरस, उसका ऑक्सीजनेशन करने की जगह उसका ऑक्सीडेशन कर डालती हैं और उसे फेरिक में कन्वर्ट कर देती हैं। तो ये ऑक्सीडाइज हो गया ना हीमोग्लोबिन, तो ये खराब हो गया। ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन दरअसल डीनेचर्ड हो गया है, अब इससे ऑक्सीजन नहीं जुड़ सकती, खराब हो गया है हीमोग्लोबिन। इसे कहा जाता है मिथ हीमोग्लोबिन और ये कलरलेस होता है। तो अब ये हीमोग्लोबिन घूम जरूर रहा है ब्लड में, लाल बीसी चल रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो है वो रुक गया है। तो भाई यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस रुक गया है और कोई ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस यहाँ पे नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सीटें खराब हो गई, चारों सीटें फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजनेशन की जगह। अब क्या करें? अब ऑक्सीजन थेरेपी देने से कोई फायदा नहीं होगा, सीट खराब हो गई, अब तो नई टैक्सियां लानी पड़ेंगी। बोलो, नई टैक्सी लानी पड़ेगी ना, क्योंकि टैक्सी खराब हो गई, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नया ब्लड चढ़ाओ, तो यही इलाज है, और तो क्या करोगे? समझ में आई बात? तो अब एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपका एम्स का क्वेश्चन है। Compound soluble in water which does not impede transport of oxygen in blood. चलो समझते हैं इसको। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले आपको चलो ये 4 ऑप्शन दे दिए। पहले आपको मैं समझाता हूं, अभी तो मैंने समझाया नहीं ना ये क्वेश्चन, पहले मैं समझाता हूं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पॉल्यूटेंट गैस एंड अ पॉइजनस गैस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पॉल्यूटेंट गैस एंड अ पॉइजनस गैस? देखो, पहला तो ऑल पॉल्यूटेंट गैसेस आर नॉट पॉइजनस
बट ऑल पॉइजनस गैसेज आर पॉल्यूटेंट। ये बात समझ में आई? सभी प्रदूषक गैसें जहरीली नहीं होती, लेकिन सभी जहरीली गैसें प्रदूषक होती हैं। दूसरी बात, अ पॉल्यूटेंट गैस इन हाई कॉन्सेंट्रेशन कैन बिहेव एज अ पॉइजनस गैस, जबकि अ पॉइजनस गैस इन एनी कॉन्सेंट्रेशन विल रिमेन पॉइजनस। तीसरी बात, पॉल्यूटेंट इज ए जनरलाइज्ड टर्म, पॉइजनस इज ए स्पेसिफिक टर्म। कैसे? एक जो पॉल्यूटेंट है गैस, वो पूरे इन्वायरमेंट के लिए पॉल्यूटेंट है, लेकिन एक गैस जो पॉइजनस है, हो सकता है एक स्पीशीज के लिए हो, दूसरे के लिए ना हो। जैसे वो मच्छर मारने वाली गैस या गुड नाइट वाली गैस जो हम स्प्रे करते हैं, हमारे लिए पॉइजनस नहीं है, लेकिन मच्छर के लिए है। गुड नाइट में से वेपर निकलती है। तो आपको समझ में आया? सभी पॉल्यूटेंट गैसेस पॉइजनस नहीं है, सभी पॉइजनस गैसेस लेकिन पॉल्यूटेंट है। पॉल्यूटेंट गैस हाई हाई कॉन्सेंट्रेशन में पॉइजनस की तरह बिहेव करेगी, पॉइजनस किसी भी कॉन्सेंट्रेशन में पॉइजनस रहेगी, है ना? पॉल्यूटेंट जो एक जनरलाइज टर्म है, पॉइजनस एक स्पेसिफिक टर्म है। एक गैस एक स्पीशीज के लिए पॉइजनस है, दूसरी हो सकता है उसके लिए ना हो। ये तो जनरल डिफरेंसेस है। अब रियल में हम एक पॉल्यूटेंट गैस और एक पॉइजनस गैस का डिफरेंस समझते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले हमें एक गैस को हम जहरीली गैस कब कहते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एक गैस को पॉइजनस गैस कहने का, कब हम कहेंगे कि हाँ तुम एलिजिबल हो पॉइजनस कहलाने के लिए। तो पहले वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। कितने परसेंट मार्क्स आने चाहिए, एज लिमिट क्या है, कौन से बोर्ड से तुमने पढ़ाई करी। तो पॉल्यूटेंट गैस और पॉइजनस गैस का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लेते हैं। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, सल्फर ट्राइऑक्साइड, NO, NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब पॉल्यूटेंट हैं, लेकिन इनमें से पॉइजनस कौन कौन सी हैं? ये पॉइजनस है, ये चारों पॉइजनस हैं। ऊपर वाली दो पॉइजनस तो हैं लेकिन पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूटेंट तो है लेकिन पॉइजनस नहीं है। क्यों? तो चलो, एक पॉइजनस गैस कब पॉइजनस होगी, या कब आप एक पॉइजनस गैस को पॉइजनस कह सकते हैं? जब वो कम से कम ये दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे करे। क्या? पहला, इट शुड बी सॉल्युबल इन वाटर। अगर वो वाटर में सॉल्युबल ही नहीं है दोस्तों, यानी प्लाज्मा में अगर सॉल्युबल ही नहीं है, तो उसकी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी नहीं होगी। डिफ्यूजिंग कैपेसिटी नहीं होगी तो वो डिफ्यूज नहीं करेगी, और डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ही नहीं होगी और डिफ्यूज ही नहीं करेगी, तो हमारे ब्लड में जब जाएगी नहीं, तो कितनी भी खराब गैस हो, हमें क्या फर्क पड़ता है उससे? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूजिंग कैपेसिटी होनी चाहिए उसकी, नहीं होनी चाहिए। तो सॉल्युबल होनी चाहिए। अगर वो सॉल्युबल ही नहीं है वाटर या प्लाज्मा में, तो उसकी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी नहीं है, और डिफ्यूजिंग कैपेसिटी नहीं है तो वो हमारे अंदर डिफ्यूज ही नहीं होगी, हम उसे ऐसे ही अंदर लेंगे और ऐसे ही निकाल देंगे। ये बात समझ में आई? दूसरी बात, एक बार वो डिफ्यूज हो जाए अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, तो उसके बाद इट शुड इंपीड मतलब स्टॉप ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय either having affinity for hemoglobin, more affinity for hemoglobin than oxygen। यही बात समझ में? ताकि या तो उसकी एफिनिटी ज्यादा हो हीमोग्लोबिन की तरफ, और ये हीमोग्लोबिन को हटाकर, ऑक्सीजन को हटाकर खुद हीमोग्लोबिन से जुड़ जाए, या फिर ये हीमोग्लोबिन को खराब कर दे, इट ऑक्सीडाइजेज द हीमोग्लोबिन टू मिथ हीमोग्लोबिन, ताकि वो ऑक्सीजन कैरी ना कर सके। या तो ये एक तो सॉल्युबल हो प्लाज्मा में, और उसके बाद या तो ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट रोक दे। कैसे? या तो फेरस को फेरिक में बदल के, या फिर इसकी एफिनिटी ज्यादा हो हीमोग्लोबिन की भी। तो देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी ज्यादा होती है, तो ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन रोक देती है, क्योंकि खुद हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है। ओजोन, SO3, NO और NO2, ये फेरस को फेरिक में बदल देते हैं, ये ऑक्सीडेशन कर देते हैं हीमोग्लोबिन का, इसलिए ये भी पॉइजनस है, ब्लड में घुलते हैं और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज रोक देते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट कम है दोस्तों, ट्राइऑक्साइड की ज्यादा है। तो सल्फर डाइऑक्साइड फेरस को फेरिक में नहीं बदलता, ऑल्दो इट इज सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन ये फेरस को फेरिक में नहीं बदलता। दूसरा, सल्फर डाइऑक्साइड को कोई एफिनिटी भी नहीं है कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह हीमोग्लोबिन से, तो ये सॉल्युबल तो है ब्लड में, लेकिन ये पॉल्यूटेंट भी है, लेकिन ये पॉइजनस नहीं है, क्योंकि ये ना तो एफिनिटी रखता है हीमोग्लोबिन की तरफ, ना ही फेरस को फेरिक में बदलता है। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड, ये हीमोग्लोबिन की तरफ एफिनिटी तो रखती है, लेकिन ऑक्सीजन से कम। बताया था नहीं बताया था आपको, है ना? O2H एफिनिटी से CO2H एफिनिटी कम होती है। तो ना तो ये ऑक्सीजन को हटाकर हीमोग्लोबिन से जुड़ती है, और ना ही ये फेरस को फेरिक में बदलती है, क्योंकि ये तो अमाइनो ग्रुप से जुड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो अमाइनो ग्रुप से जुड़ती है ना,
तो ये फेरस को फेरिक में नहीं बदलती, ना तो ये फेरस को फेरिक में बदलती है और ना ही इसकी एफिनिटी ज्यादा होती है, एफिनिटी कम होती है। देखो यही तो बताया था। सोचो अगर बेवकूफ मास्टरों की तरह हम भी एरो ऐसे लगा देते उल्टा कि कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन के लिए, तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तो जहरीली गैस हो जाती। इसका मतलब तो हम सब लोग जो है वो जहरीली गैस एक्सेल कर रहे हैं। जैसे दीवार पे चींटी जा रही है, मैंने एक्सेल किया वो मर गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनस थोड़ी है। आत्महत्या करना है, कुछ करना ही नहीं, ऐसे करके खुद को अपना गैस इनहेल करा तो मर गए, ऐसे थोड़ी मर जाए। आपने देखा होगा आप तकिए में मुंह छिपा के आप सो जाते हैं, जब रजाई में आपका दम घुटने लगता है क्योंकि वहां CO2 ज्यादा हो रही है, तो आप तकिया हटा देते हो, मर थोड़ी जाते हो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट तो है लेकिन पॉइजनस नहीं है। तो जो लोग कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी ज्यादा बता रहे हैं उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, उन्होंने इंसानों को जहरीली गैस छोड़ने वाला जानवर बना दिया। समझ में आई बात? तो ये पॉल्यूटेंट तो है ये गैसेस लेकिन पॉइजनस नहीं, क्योंकि अगर वो एरो उल्टा लगा दूंगा तो फिर तो पॉइजनस हो जाएगी। तो आपको समझ में आया इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? बताओ फिर इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? अभी भी 100% नहीं आ रहा? अरे गधो, डज नॉट इम्पीड, इम्पीड मतलब रेजिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। सल्फर डाइऑक्साइड अभी अभी तो बताया ये पॉल्यूटेंट है लेकिन पॉइजनस नहीं है। अरे डफर बच्चों, इमोशन से काम नहीं चलेगा। चलो भाई, तो ये तो था इसके बारे में, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में कुछ बातें। अब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन से ही रिलेटेड एक चीज पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। 15 मिनट्स बचे हैं, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन इसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी 15 मिनट्स ही हैं तो हम डाउट्स ले लेते हैं। मैंने डाउट्स और रेज हैंड दोनों खोल दिए हैं। अगली क्लास में हम ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो डिसोसिएशन कर्व है यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। आप ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों पढ़ के आना, यहां तक का RRR करा दें। चलो फिर पहले RRR करा देते हैं फिर क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वहां तक का NCERT पढ़ लेते हैं। चलो, तो हमने लास्ट क्या पढ़ा था इसमें बताओ? चलो, हमने ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस ये पढ़ लिया था ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ेंगे और पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। चलिए, ब्लड का पीएच कितना होता है बताइए? 7.4, और ये आइडियल पीएच है दोनों गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए, इसीलिए हमारे ब्लड का पीएच होता है 7.4। तो ब्लड इज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। करीब 97% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसीज इन ब्लड, बताया मैंने आपको। बची हुई 3% जो है वो कौन कैरी करता है? इट इज कैरीड इन डिजॉल्व्ड स्टेट बाय द प्लाज्मा, ठीक है। जबकि CO2 जो मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, उसको अगर हम देखें तो करीब 20-25% CO2 ही आरबीसी ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि बची हुई 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाती है, 7% डिजॉल्व इनटू प्लाज्मा। यही सब हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, एक काम करता हूँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में अगली NCERT अगली क्लास में कराता हूँ, बच्चे रो रहे हैं क्योंकि मैं ये